आसवन, क्रिस्टलीकरण एवं ऊर्ध्वपातन। इस वीडियो में पृथक्करण की विधियां आसवन, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन। तो बच्चों, पृथक्करण की जो विधियां हमने समझी थी, क्या तुमने घर जाकर उनका उपयोग किया? संपर्क दीदी, मैंने घर जाकर भारण यानी लोडिंग की विधि से मटमैले जल से मिट्टी को पृथक किया और जल शुद्ध हो गया। बहुत मजा आया। पर दीदी, जब मैंने इस विधि से नमकीन पानी से नमक को पृथक करने की कोशिश की तो नमक जल से अलग हुआ ही नहीं। फिर मैंने अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन की विधि से भी प्रयास किया, फिर भी नमक जल से पृथक नहीं हुआ। ऐसा क्यों दीदी? खोजी, जो पदार्थ किसी द्रव में घुलनशील यानी सॉल्युबल होते हैं, उनके लिए भारण या अपकेंद्रण की विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। घुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए आसवन विधि का उपयोग करते हैं। इसे अंग्रेजी में डिस्टिलेशन भी कहते हैं। आसवन विधि में दो प्रक्रियाओं का उपयोग होता है। पहले वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन और फिर संघनन यानी कंडेंसेशन। यानी पहले पानी को वाष्प में बदलना और वाष्प को फिर से पानी में बदलना। हाँ, शाबाश। तो आओ संपर्क भैया की सहायता से आसवन की विधि को भी समझते हैं। आ जाओ बच्चों, मैं हूँ बेकरार, तुमको दिखाने विज्ञान का चमत्कार। आज हम आसवन की प्रक्रिया को समझेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक कोनिकल फ्लास्क में नमक का विलयन, थोड़ी बर्फ, दो जगह से समकोण पर मुड़ी हुई एक नली, कॉर्क, परख नली, त्रिपाद स्टैंड, एक जाली, गरम करने का साधन जैसे ये स्प्रिट लैंप और एक बीकर। सबसे पहले इन सारी चीजों को प्रयोग की आवश्यकता के अनुसार रख लेते हैं। स्प्रिट लैंप के ऊपर त्रिपाद स्टैंड को रखकर उसके ऊपर जाली रखेंगे। इस जाली पर कोनिकल फ्लास्क रखेंगे जिसमें नमक का विलयन है। फ्लास्क को कॉर्क की सहायता से बंद कर देंगे। अब एक बीकर को बर्फ से भरेंगे और उसके बीच में एक परख नली रखेंगे। अब समकोणों पर मुड़ी हुई नली को इस तरह लगाएंगे कि इसका एक सिरा कोनिकल फ्लास्क के अंदर रहे, जबकि दूसरा परख नली के अंदर। आओ अब नमक के इस विलयन को गर्म करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, देखो अब विलयन गर्म हो गया है।
और इससे भाप या वाष्प निकल रही है। वाष्प इस मुड़ी हुई नली से होकर परख नली तक जाएगी। अरे, परख नली की दीवारों पर जल की बूंदें एकत्रित हो रही हैं। ऐसा कैसे हुआ? बर्फ में रखने से परख नली की दीवारें ठंडी हैं। जब वाष्प कांच की नली द्वारा परख नली तक पहुंचती है तो ठंडी दीवारों के संपर्क में आने से ठंडी होकर जल की छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। देखो, अब सारा जल वाष्पित हो गया और परख नली में इकट्ठा हो गया है। फ्लास्क में बस नमक ही बच गया है। तो इस तरह पानी में घुलनशील नमक को आसवन यानी डिस्टिलेशन की क्रिया द्वारा अलग अलग कर लिया। तो देखा बच्चों, हम आसवन की विधि के द्वारा विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक दोनों को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, किसी विलयन में से विलेय को एक और विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं। कौन सी विधि दीदी? क्रिस्टलीकरण। है? अरे खोजी, परेशान मत हो, इसे भी एक मजेदार प्रयोग से समझाती हूँ ना, तब सब समझ में आ जाएगा। आओ कक्षा में चलें। चलो मेरी मदद करो, अलमारी से ये सब सामान निकाल के लाओ। 2 बीकर, कांच की छड़, गरम करने का साधन, कीप, फिल्टर पत्र, नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट, जल, पेंसिल और एक धागे का टुकड़ा। सबसे पहले एक बीकर में 1/4 जल लेकर उसे गर्म होने के लिए रखते हैं। उसमें नीला थोथा डालते हैं और कांच की छड़ की सहायता से धीरे धीरे मिलाते हैं। ऐसा तब तक करते हैं जब तक नीला थोथा जल में घुलना बंद न हो जाए, यानी उसका संतृप्त विलयन बन जाने तक। ये देखो, कुछ अशुद्धियां विलयन में ऊपर आ गई हैं। इन्हें निस्यंदन द्वारा अलग कर लेते हैं। अब एक पेंसिल में धागा बांधकर पेंसिल को बीकर के ऊपर इस तरह रखते हैं कि धागा विलयन में डूब जाए। अब विलयन को कुछ घंटों के लिए ठंडा होने देते हैं। अब हम इसे कल सुबह देखेंगे। अरे वाह संपर्क दीदी, इस धागे पर तो कुछ जम गया है। ये क्या है? बच्चों, ये नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। तो देखा तुमने कि कैसे क्रिस्टलीकरण की विधि से हम एक ठोस विलय को विलयन से पृथक कर सकते हैं। जी दीदी, और ये तो बहुत मजेदार भी था। हाँ बच्चों, आप घर पर इस प्रयोग को नीले थोथे की जगह फिटकरी के संतृप्त विलयन के साथ भी कर सकते हैं। आओ, अब हम पृथक्करण की अगली विधि ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के बारे में जानते हैं। संपर्क दीदी, क्या ये विधि भी विलयन में से विलय एवं विलायक को पृथक करने में काम आती है? नहीं सवाली, ठोस कई तरह के होते हैं। कुछ पानी में घुल जाते हैं, जैसे चीनी और नमक। कुछ गर्म करने से पिघल जाते हैं, जैसे बर्फ। और कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं, जैसे नौसादर और कपूर। ऐसा भी होता है क्या दीदी? हाँ, ऐसे ठोस जो गर्म करने पर सीधे गैस में बदलते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातित होने वाले ठोस कहते हैं। ये ठंडे होने पर फिर से ठोस में बदल जाते हैं। क्या कहते हैं दीदी? ऊर्ध्वपातित। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तो ऊर्ध्वपातित मतलब
गैस बनकर ऊपर उठने वाले ठोस पदार्थ। इन ठोसों के बारे में जानने के लिए तथा ऊर्ध्वपातन की विधि को समझने के लिए हम संपर्क भैया के पास चलते हैं। अरे आओ बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा। तैयार हो वैज्ञानिक बनने के लिए? तो ये है नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड। ये गर्म करने पर पिघलता नहीं है, सीधे गैस में बदल जाता है। चलो देखते हैं कैसे। अच्छे से समझने के लिए इस नौसादर का नमक के साथ एक मिश्रण बना लेते हैं। इस डिश में मिश्रण को रख लेते हैं। अब इसे गर्म करना होगा। तो इसके लिए स्प्रिट लैंप पर त्रिपाद स्टैंड रखकर एक जाली रख लेते हैं, जिससे डिश को इस पर अच्छी तरह गर्म कर सकें। मिश्रण को एक उल्टी कीप से ढक देते हैं और कीप की नली को रुई से बंद कर देते हैं, जिससे गैस बाहर न निकले। अब इस मिश्रण को गर्म करते हैं। कीप के अंदर ध्यान से देखना, कुछ सफेद सा धुआं दिख रहा है। ये नौसादर ही है जो गैस में बदल रहा है। अब धुआं सा निकलना बंद हो गया है। लगता है सारा नौसादर गैस में बदल गया। अब प्याली को गर्म करना बंद कर देते हैं तथा कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं। देखो, कीप की भीतरी सतह पर नौसादर की वाष्प ठंडी होकर कणों के रूप में जम गई है और डिश में सिर्फ नमक बच गया है। तो इस तरह हमने मिश्रण में से ऊर्ध्वपातित होने वाले ठोस को अलग कर लिया, यानी पृथक कर लिया। इस विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो देखा बच्चों, कैसा होता है ऊर्ध्वपातन। अब चूंकि सारे पदार्थ ऊर्ध्वपातित नहीं होते, जैसे नमक सीधे गैस में नहीं बदलता, तो इस विधि का उपयोग पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, आज हमने पृथक्करण की विभिन्न विधियां सीखी। तो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। ये तो तुम जानते ही हो कि सूर्य की किरणों में प्रकाश के साथ ऊष्मा भी होती है। इस ऊष्मा के कारण नदी, नालों, समुद्र आदि का जल वाष्पीकृत होता है। चूंकि ये वाष्प हल्की होती है, इसलिए ऊपर की ओर उठने लगती है। तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई? वाष्पीकरण। बिल्कुल सही। अब जरा बताओ तो कि यदि हमें रेत एवं कपूर के मिश्रण में से कपूर को पृथक करना हो तो हमें किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ये तो थोड़ा मुश्किल है दीदी। अरे, ऊर्ध्वपातन। चूंकि कपूर एक ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है और रेत ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ नहीं है, इसलिए हमें ऊर्ध्वपातन की विधि का प्रयोग करना चाहिए। शाबाश बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं चलती हूँ और चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।